हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की डेट है 8 जुलाई 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला करंट अफेयर होगा ग्लोबल फिनटेक्स डाटाबेस 2021 के बारे में। ये आपकी वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई है। दूसरा, डायरेक्ट सीड राइस के बारे में। ये एक टेक्निक है आपकी, जो आपकी राइस की खेती होती है उसकी एक टेक्निक है। दूसरा है पशमंडा कम्युनिटी के बारे में। तीसरा है वोल्बाकिया बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है द ग्लोबल फिनटेक डाटाबेस 2021 के बारे में। देखिए क्यों न्यूज में आया है, इसलिए न्यूज में आया है कि ये एक रिपोर्ट है, ग्लोबल फिनटेक्स रिपोर्ट 2021। इसको रिलीज किया है किसने? वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है। अब इसमें क्या क्या बताया है? इसमें ये बताया गया है कि कितने लोग पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली, हम यहाँ पे सिंपल एक इंडिया की बात है, किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं करेंगे। हम पूरे ग्लोबल लेवल पे बात करेंगे कि ग्लोबल लेवल पे कितने लोग आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं, कितने लोग के पास आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज है, बैंकिंग फैसिलिटी मिल रही है। तो ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट रिलीज की। तो आगे इसमें ये बताया कि लोग कैसे आपकी जो इनफॉर्मल सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं और डिजिटल पेमेंट की सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से कैसे अवेल कर रहे हैं, इसमें ये रिपोर्ट में बताया गया। तो आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट में क्या क्या बताया, व्हाट आर द फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट। तो रिपोर्ट की फाइंडिंग, सबसे पहले जो पॉइंट इसने लिखा है रिपोर्ट में, वो है आपका अकाउंट ओनरशिप। अकाउंट ओनरशिप से यहाँ पे मतलब है कि कितने लोगों के पास अपना अकाउंट है, यानी कितने लोगों ने अकाउंट खुलवाया है, उसमें वो सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं। तो इसमें पूरे वर्ल्ड लेवल पे बताया गया, वर्ल्ड वाइड के बताया गया कि लगभग 50% इंक्रीज देखने को मिला है। कितना इंक्रीज? 50% इंक्रीज देखने को मिला है। पहले थी ये संख्या 26%, अभी बढ़ के हो गई है 76%। तो 50% ओवरऑल आपका इंक्रीज देखने को मिला है। किसकी? एडल्ट पॉपुलेशन में, यानी कि जो आपकी ग्लोबल एडल्ट पॉपुलेशन है, उनकी अकाउंट ओनरशिप में 50% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ठीक है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, दूसरा पॉइंट है एक्सेस ऑफ फॉर्मल बैंकिंग। फॉर्मल बैंकिंग से मतलब यह है कि आपका पूरा रिकॉर्ड, आपके जो, जैसे कि आपके गवर्नमेंट के जो बैंक होते हैं, ठीक है, जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, उन सब में आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट होना, वो आपकी फॉर्मल बैंकिंग में पूरा आपका एक तरह से फॉर्मल तरीके से जो भी आपका होता है। जैसे इनफॉर्मल तरीका क्या हो जाएगा, जैसे आप किसी सूदखोर के पास जाते हैं, किसी, आप अपने जहाँ पे आप रहते हैं वहां पे कोई आपका लाला आदमी टाइप है, या कोई इस तरह के आपके रहते हैं, जो जमींदार टाइप रहते हैं, उससे आप पैसा ले लो। तो वो क्या कराएगा, वो आपको पैसा दे देगा। आप बोलोगे मुझे 20,000 रुपये चाहिए, वो बोलेगा इंटरेस्ट इतने 10% के इंटरेस्ट पे मैं आपको दे दूंगा। वो आपका कहीं पर अंगूठा लगवा लेगा। तो ये एक तरह की इनफॉर्मल सिस्टम हो गया आपका, बैंकिंग का इनफॉर्मल सिस्टम हो गया, या आप किसी के पास पैसा रखते हैं, ठीक है, तो ये एक तरह का पूरा इनफॉर्मल सिस्टम है। फॉर्मल सिस्टम में आ जाता है कि जो आपके गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है या आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, तो इस तरह से पूरा आपका पूरा सिस्टम जो आपका बैंकिंग का, वो फॉर्मलाइज फॉर्म में होता है। तो जो भी बंदा, जो भी आदमी, जो भी आपका कस्टमर है, वो अपना अकाउंट खुलवाता है किसी बैंक में जाके। जैसे आप एसबीआई बैंक में गए, वहां पे अकाउंट खुलवाया, वहां पर आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, या पैन कार्ड मांगा जाएगा, या वोटर आईडी कार्ड मांगा जाएगा। तो इससे आपकी पूरी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन उनके पास रहेगी। पूरा आपको सारी सर्विसेज जो अवेल प्रोवाइड की जाती है बैंक के द्वारा, वो दी जाएगी। जैसे आपके एसएमएस सर्विस, ई ई इंटरनेट सर्विस आपकी होगी, ठीक है, आपकी पासबुक प्रोवाइड की जाएगी आपको मोबाइल से। जो भी आपके ऐप होता है उसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन करते हैं। ये सारी जो सर्विसेज होती है बैंक की या आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, वो आपकी पूरी फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज में काउंट की जाती है। ठीक है। तो अब ये जो आपकी फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज है, ये कितने लोगों को मिली हुई है पूरे ओवरऑल हम देखें तो। ग्लोबल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, जो विदाउट पॉपुलेशन है, ठीक है, वो 130 मिलियन तो इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है, और आपके लगभग 230 मिलियन आपके पाए जाते हैं चाइना में। तो देखिए पॉपुलेशन कितनी मतलब ज्यादा है जो आपकी इनफॉर्मल बैंकिंग, सॉरी, वो हाँ, जो फॉर्मल बैंकिंग में नहीं है, इतनी आपकी एडल्ट पॉपुलेशन है। अब इतनी ज्यादा क्यों है इंडिया में और ये चाइना में? क्योंकि आपकी पॉपुलेशन इंडिया और चाइना की सबसे ज्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ इनफॉर्मल बैंकिंग के जो आपके लोग हैं, एडल्ट है, वो आपके इन्हीं कंट्रीज में ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब इसमें किसको ज्यादा एक्सक्लूड किया गया है? एक्सक्लूड जानबूझ के नहीं किया गया है, मगर ये एक कॉमन इनहेरेंट आपकी ड्रॉबैक है सिस्टम का। कि इनहेरेंट ड्रॉबैक कैसे है? जैसे कि आपका वुमेन है, वुमेन के पास क्या आपका आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं होते हैं जनरली, क्योंकि उनके पास अवेयरनेस कम होती है, पढ़ी लिखी कम होती है, इसलिए उनके पास कोई ऐसा आधार कार्ड कम मिलेगा देखने को, पैन कार्ड नहीं मिलेगा देखने को, आपका वोटर आईडी कार्ड कम देखने को मिलता है।
तो इस वजह से वो आपकी जो फॉर्मल बैंकिंग का सिस्टम है उससे एक्सक्लूड हो जाते हैं, तो उनका बैंक अकाउंट ओपन ही नहीं हो पाता। उनके पास मोबाइल नहीं होगा तो मोबाइल बैंकिंग तो आप कैसे अवेल करोगे, क्योंकि आप जाओगे बैंक में तो आज कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जहाँ पे आपका मोबाइल नंबर ना मांगे। मोबाइल नंबर तो आपका होना ही चाहिए, तभी आपका बैंक अकाउंट खुल पाएगा, क्योंकि आपका पूरा रजिस्ट्रेशन मोबाइल से होता है। तो इसलिए मोबाइल नहीं होगा किसी के पास तो उसका बैंक अकाउंट कैसे होगा, तो वो इनफॉर्मल सर्विसेज में इंक्लूड किया ही नहीं जा सकता। दूसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते थे। इसमें बोला कि 70% जो आदमी है वो अपना अकाउंट डेवलपिंग कंट्रीज में है उनका अकाउंट, क्योंकि 74% जो आदमी है उनका डेवलपिंग कंट्रीज में अकाउंट देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि वुमेन्स का आपका 68% का रेशियो है, यानी कि वुमेन्स का 68% डेवलपिंग कंट्रीज में और 74% आपका आदमियों का डेवलपिंग कंट्रीज में अकाउंट देखने को मिलता है। अब अनबैंकिंग का यहाँ से मतलब है, अनबैंकिंग का मतलब यहाँ से जो पॉइंट इन्होंने इस रिपोर्ट में दिया कि अनबैंकिंग से यहाँ पर मतलब है वो लोग, वो आदमी, वो कस्टमर जिसके पास बैंक अकाउंट है मगर वो उसकी सर्विसेज को अवेल नहीं कर रहा है, यूज नहीं कर रहा है। जैसे आपने खाता खुलवा लिया मगर उसमें कभी पैसे जमा ही नहीं किए, कभी बैंक गए नहीं, ना तो खाता है, खाते को आपने वो ट्रांजेक्शन ही नहीं है, तो खाता आपका बंद हो जाएगा, आपका अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा। या आपने खाता खुलवाया है तो ये इस तरह से, या आपने खाता खुलवाया वो मतलब, या आपके पास वो सर्विसेज की एक्सेस ही नहीं है, तो आपका बैंक है, कोई भी बैंक है, वो बहुत दूर है, तो वो आप किस कैटेगरी में आ जाओ, अनबैंकिंग की कैटेगरी में आ जाओगे। खाता है मगर सर्विस अवेल नहीं कर रहे, ये आपको खाता ही नहीं है, यानी कि आपके पास बैंकिंग की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, बहुत दूर है, डिस्टेंस का एक प्रॉब्लम है, तो वो अनबैंकिंग की कैटेगरी में आता है। तो इसमें क्या बोला गया कि 24% एडल्ट ऐसे है जो अनबैंक्ड है ग्लोबली, यानी कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात कर रहा है। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में देखें तो 24% एडल्ट ऐसे जो कि अनबैंक्ड है। ठीक है, अनबैंक का मतलब आप समझ गए। इसका रीजन ये दिया जाता है लैक ऑफ मनी। अब वही बात आती है कि कहावत है, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा। जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो भाई क्यों जाओगे आप बैंक में, क्योंकि बैंक तो उन्हीं के लिए है ना जिनके पास पैसा है। आप पैसा लेके जाओ, जमा करो या निकालो। आप पैसा डालोगे बैंक में अकाउंट में तो तभी निकाल पाओगे ना, जब पैसा ही नहीं होगा तो निकालो कहाँ से। दैट मीन्स एक लैक ऑफ मनी का एक बहुत बड़ा आपका फैक्टर आ जाता है कि अनबैंकिंग कैटेगरी में डाल देता है 24% एडल्ट को ग्लोबली। पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखें। दूसरा फैक्टर डिस्टेंस का आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आपकी एक्सेस ही नहीं है। अनबैंकिंग का तो कंसेप्ट यही था ना, या तो आपके पास बैंक अकाउंट है मगर आप उसकी सर्विस अवेल नहीं कर रहे। सर्विस अवेल क्यों नहीं करोगे, क्योंकि पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से अवेल करोगे। ठीक है। दूसरा है कि डिस्टेंस, कि आपको उसकी एक्सेस ही नहीं है, कि इतनी दूर है। मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं और उस गांव से 50 किलोमीटर दूर या 25 किलोमीटर दूर, इवन 10 किलोमीटर दूर है बैंक है, तो अब जनरली आदमी इतनी दूर कौन जाएगा पैसा निकलवाने के लिए। जनरली घर में बूढ़े माँ बाप है तो कहाँ जाएंगे पैसा निकलवाने के लिए, तो आदमी थोड़ा सा हेजिटेट होता है इतनी दूर सर्विस अवेल करने, क्योंकि घर के पास में हो, यानी कि आपके गांव में ही कोई जो आपका सहकारी बैंक हो या आपका ग्रामीण बैंक हो। तो गांव में जो बैंक होते हैं आपके ग्रामीण बैंक, जो रूरल बैंक्स होते हैं, तो उसमें जनरली आदमी क्या है अपना खाता खुलवा लेता है। तो एक डिस्टेंस एक पैरामीटर हो गया, बैरियर हो गया। इसमें डिस्टेंस की वजह से 31% अनबैंक एडल्ट रह जाते हैं ऐसे। ग्लोबली अगर बात करें तो हमने डिस्कस किया कि 64% जो है अनबैंक्ड है, क्योंकि इसकी क्या है, अनबैंक जो एडल्ट है, सॉरी, अनबैंक जो एडल्ट है वो उनके पास सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन है, या प्राइमरी एजुकेशन है या उनके पास प्राइमरी एजुकेशन ही नहीं है। ठीक है। अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें कि 36% जो अनबैंक एडल्ट है उनका ये मानना है कि ये जो सर्विसेज है बहुत ज्यादा महंगी है, इसलिए उनके पास ये खाता ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा इन्होंने तीसरा चौथा जो भी पॉइंट है वो लिया कि कोविड का, कोविड के दौरान डिजिटल पेमेंट की क्या स्थिति थी। तो इन्होंने बताया कि जब कोविड आया तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, तो सन 2021 में 18% एडल्ट ने इस जो डिजिटल पेमेंट का जो उपयोग किया, जैसे कि आपका फोन पे हो गया, ये आपका योनो ऐप है। ठीक है, एसबीआई का योनो ऐप है। ठीक है, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, जितनी भी डिजिटल सर्विसेज है, पेटीएम हो गया, और भी कई सारे ऐसे ऑनलाइन सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं ये ऐप आपके ट्रांजेक्शन के लिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। इसमें 18% एडल्ट ने इस सर्विसेज को यूज करके अपने जो यूटिलिटी बिल्स है, यूटिलिटी बिल्स का मतलब यहाँ पे होगा कि आपका बिजली का बिल, पानी का बिल, और भी गैस गैस का बिल, इन बिल्स को आपका पे किया है, इन बिल्स का निवारण किया है आपका ये इससे डिजिटल पेमेंट सर्विसेज को यूज करके। अब
मोबाइल मनी से मतलब यहाँ पे यही है कि आप मोबाइल मनी मतलब आप ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें इसका सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली है, फाइनेंशियल इंक्लूजन देखने को मिला है। कहाँ पे? सब सारण जो अफ्रीका है आपका, वहां पे फाइनेंशियल इंक्लूजन देखने को मिला है। किसके थ्रू? मोबाइल मनी के थ्रू। ठीक है, अब फाइनेंशियल सर्विसेज जो आपके ये जैसे गवर्नमेंट बैंक्स है, प्राइवेट एम्प्लॉयर्स है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो गए, प्राइवेट एम्प्लॉयर हो गए, ये सब क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं आपका कि फाइनेंशियल जो एक्सेस प्रोवाइड की जा सके उन आदमियों की जिनके पास या तो उनकी एक्सेस नहीं है या वो कम पढ़े लिखे हैं, कि अवेयरनेस फैला के, क्योंकि आपने देखे होंगे इन चीजों के बहुत सारे ऐड आते हैं। और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी कि मोदी जी के कार्यकाल में तो कितने मतलब पूरे जो इंडियन पॉपुलेशन को आपका बैंक कर दिया गया था, यानी कि उनका बैंक अकाउंट खोल दिया गया था बहुत लार्ज स्केल पे। जो आपका वो आपका चला था जैम ट्रिनिटी, चला था जो आपका जैम ट्रिनिटी चला था कि भाई आपका जनधन, आधार और आपका मोबाइल वाला जो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू वाला ऐसे जो सिस्टम चलाया था वो जैम ट्रिनिटी उसको बोलते हैं। तो उसके थ्रू बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी ताकि सबका बैंक तो हो, तभी तो वो आपका ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। और फाइनेंशियल वरीज क्या 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 प्रॉब्लम्स है? देखो एडल्ट्स का ये मानना है, डेवलपिंग कंट्रीज में जो एडल्ट्स रहते हैं, एडल्ट्स से मतलब हमारे युवा लोग, कि ये मानना है कि ये जो आपकी क्या नाम फाइनेंशियल चीजें है वो आपके एडल्ट्स जो हाई इनकम कंट्रीज में उनके लिए ज्यादा सुटेबल है, हमारे लिए उतनी सुटेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हमारा डायरेक्ट सीड राइस के बारे में। देखिए एक टाइप की टेक्निक्स है, यहाँ पर दो टेक्निक होती है, एक आपकी पुरानी टेक्निक है, एक आपकी लेटेस्ट टेक्निक है। ये लेटेस्ट टेक्निक है डायरेक्ट सीड राइस। ठीक है, डायरेक्ट सीड राइस टेक्निक में क्या होता है और जो पुरानी टेक्निक है वो क्या होता है? देखो जब अभी जो उसकी चावल की जो खेती होती है उसके लिए क्या करना होता है? सबसे पहले आपका पहले नर्सरी लगानी होती है। नर्सरी उसे बोलते हैं जब आप चावल को एक खेत में पानी भर देते हैं, बहुत सारा पानी भर देते हैं, पानी में आप चावल की जो आपका बीज होता है, चावल का दाना होता है, उसको आप लगाते हो और बहुत पास पास लगा देते हो, मतलब बहुत पैक तरह से उसकी सीडिंग करते हो। ठीक है, अब वो एक तरह से नर्सरी होगी। नर्सरी का मतलब ये है कि किसी चीज को ग्रो अप करना, यानी कि उसकी आपका उसे अंकुरित करना, उसके बीज को अंकुरित करना, उसको स्प्राउटेड करना। तो वो इस तरह से नर्सरिंग हो जाती है, उसकी नर्सरी नर्सरी आपने लगा दी। जब वो कुछ टाइम बाद 15 दिन में, 20 दिन में, वो जब आपके नर्सरी क्रिएट कर लेते हो आप, नर्सरी की में प्लांटेशन हो जाता है, वो पौधे निकल आते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, तब उन पौधों को आप क्या करते हो? दूसरी जगह आप दूर दूर लगाते हो। मान लो यहाँ पे तो बहुत पास पास लगे होते हैं, अब इन पौधों को उखाड़ते हो आप, जो आपकी सैपलिंग्स है, ये जो सैपलिंग्स है, पौधे हैं, इनको आप उखाड़ते हो, उखाड़ के आप दूसरे खेत में या उसी खेत में आप दूर दूर लगाते हो, मगर उसमें भी पानी भर के लगाया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे जो चावल की खेती होती है उसमें पानी का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ये बोला जाता है लगभग 46% जितनी भी एग्रीकल्चर का आपका पानी का कंज्यूमशन होता है वो तो 46% तो आपकी चावल की खेती में ही यूज हो जाता है। देखिए कितने लार्ज स्केल पे पानी का कंज्यूमशन होता है। तो इसका मतलब कि आपकी जो है राइस की आपकी ये खेती होती है वो आपकी वाटर इंटेंसिव खेती है। ठीक है, वाटर इंटेंसिव है। तो अब इस इसमें तो ये होता है, तो इस काम को करने में जो आपने नर्सरी क्रिएट की, उसके बाद नर्सरी से क्रिएट करके वहां से पौधों को उखाड़ के दूसरी जगह आपने ट्रांसप्लांट किया। ट्रांसप्लांट में ये तो होता है जैसे हेयर हेयर ट्रांसप्लांट कराता है, हेयर ट्रांसप्लांट में ये होता है कि जहाँ पे घने बाल है वहां से घने बालों को उखाड़ा जाता है, कुछ कुछ बालों को उखाड़ा जाता है जो ज्यादा जिनकी जड़ें ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, उन बालों को फिर दूसरी जगह जहाँ पे बाल नहीं है या तो बहुत कम है या नहीं है वहां पे उन्हें उसके सिर के अंदर घुसाया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रांसप्लांट होता है। तो ट्रांसप्लांटिंग में ये आपकी जो राइस की ट्रांसप्लांटिंग होती है यही होता है कि नर्सरी, कि जहाँ पे आपने बीज को बोया, पास पास में बीज को बोया, तो वहां पे वो पैदा हो गए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पैदा हो गए, तो यहाँ पे घने तरह घनी मतलब ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है सैपलिंग्स की, तो यहाँ से आपको उखाड़ आप इसे उखाड़ोगे और इसे दूसरी जगह लगाओगे, बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस में, ये कुछ जगह जगह इनके बीच में गैप बना के, तो आपने यहाँ पे लगा दिया, तो इस तरह से इसकी खेती हुई। तो ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है कि उसको क्या नाम राइस की खेती करने का। इसमें पानी का बहुत ज्यादा यूज करना है, आपको पानी में खेत को डुबा के ही रखना पड़ेगा, जिसको आप पडलिंग बोलते हो। PUDDLING, पडलिंग मतलब कि खेत में पानी भरा हुआ होना ही चाहिए। अब ये हुआ इस तरह खेती पुराने तरीके से। अभी जो नई टेक्निक है, नई टेक्निक में क्या होता है कि आप इसे ड्राई उसमें भी लगा सकते हो, ड्राई खेत में, या वेट जो आपकी सॉइल होती है उसमें लगा सकते हो। बस इसमें आपको पानी एक बार भरने की जरूरत पड़ती है। पानी आपने एक बार भर दिया, एक बार भरने से क्या हो गया कि आपकी जो
वो पानी है, पानी तो जो अर्थ है वो मिट्टी है वो सोख लेगी, तो पानी तो नीचे चला जाएगा अर्थ में। तो मगर मिट्टी तो गीली रहेगी ना, आप उस गीली मिट्टी में उस बीज को रोप सकते हो, लगा सकते हो, उसकी सीडिंग कर सकते हो। लगभग 10 से 15 एमएम की गहराई तक इसकी सीड्स को लगाया जाता है। हाँ, सीड्स को लगाने से पहले उसके ऊपर, मान लीजिए ये आपका सीड्स हो गया इसका, राइस का, इसके ऊपर आपकी कैल्शियम ऑक्साइड की कोटिंग करनी होती है, कैल्शियम ऑक्साइड के पाउडर की कोटिंग करनी होती है। तो इससे फायदा ये होता है कोटिंग करने से, एक तो इसकी जो आपकी हायर फील्ड इमरजेंस होता है, यानी कि बहुत जल्दी इमर्ज होके आते हैं, एक तो ये। दूसरा, आपकी जो वो खरपतवार पैदा हो जाता है, जो बायोमास पैदा हो जाता है चावल के खेत में, किसी भी खेत में, उसकी पैदावार को बहुत हद तक रोकता है इसकी कोटिंग करने से। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है न्यू मेथड और यहाँ पे लिखा है फॉर्मर मेथड, यानी कि ओल्ड मेथड। तो ओल्ड मेथड और न्यू मेथड में डिफरेंस ये है, यहाँ पे सीडिंग इनटू फ्लडेड सोयल, ठीक है। पहले क्या किया आपने, फ्लड कर लिया, ठीक है। फ्लड करने के बाद उसके बाद जब वो पानी आपका सूख गया या थोड़ा सा पानी बचा है, बाकी तो वो पानी सारा धरती में चला जाए, थोड़ा सा पानी बचा है, उसमें आप उसके अंदर आपकी जो कोटिंग करोगे, यहाँ पे लिखा है कि कोटिंग CaO टू कोटिंग सीड, ठीक है। जो आपके ऊपर चावल की जो कोटिंग, चावल के ऊपर जो आपने कोटिंग की कैल्शियम ऑक्साइड की, उसकी कोटिंग करने के बाद आपने इसे 10 से 15 एमएम के अंदर, यानी कि 1 से 1.5 सेंटीमीटर नीचे अर्थ के अंदर उसे घुसा दिया। तो देख रहे होंगे आप कुछ ही दिन में, यानी कि एक हफ्ते के अंदर, लगभग हफ्ते 10 दिन के अंदर ये अंकुरित हो जाता है, यानी कि ये पौधा बन के निकलने लगता है आपका। तो ये तो होता है आपका न्यू मेथड में, डायरेक्ट सीडेड मेथड में। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका ये पौधा है फ्लोट नहीं होता है। मगर जो पुराना मेथड जो अभी हम यूज करते हैं, उसमें हम थोड़ा सा फ्लडेड रहता है, पानी भरा ही होना चाहिए उसमें, आप ड्राई उसमें कर ही नहीं सकते। ये आपकी धरती वेट बेशक हो, मगर उसमें आप बीज नहीं लगा सकते, ठीक है। इसमें फ्लडेड होना चाहिए, तो फ्लडेड में आप जो बीज होता है उसको थोड़ा सा ऊपर ही लगाते हैं, अर्थ के नीचे तक नहीं घुसाते। तो इससे क्या होता है, जब वो अंकुरित होना शुरू होता है, वो पनपना शुरू होता है, वो उपजना शुरू होता है बीज, उसमें देखो यहाँ पे लिखा हो नॉन कोटेड सीड, यानी यहाँ पे कोटिंग नहीं की जाती। तो बीज को जब पनपना शुरू हो जाए, तो जड़ तो इसकी यहीं पे पनपेगी ना, यहीं पे आपकी जड़ आपकी एक्सपेंड होगी। तो ये एक्सपेंड जब जड़ होगी, तो इससे ये है ना, आपकी पकड़ नहीं बना पाती अर्थ के साथ। जब अर्थ के साथ पकड़ नहीं बना पाती, पानी भरा हुआ है, तो पानी से फ्लोट कर देगा, ऊपर को उठा देगा, तो ये क्या है, फ्लोट करने लगता है। ये है आपका पुराना मेथड इसमें, ठीक है। ये फॉर्मर मेथड है, या कह लो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। तो इसमें यही बोला गया है कि जो आपका डायरेक्ट सीड मेथड है, इसमें क्या करता है, सीड्स जनरली ड्रिल कर दिए जाते हैं फील्ड के अंदर। तो ये वाटर सेविंग मेथड है एक तरह का, इसमें पानी की बहुत बचत होती है। इसमें तो आपको सिर्फ एक बार ही पानी को, खेत को फ्लड करना है, पानी एक बार ही डालना है। जबकि इसमें आपका जो पुराना मेथड है, इसमें तो आपका क्या होना चाहिए कि वो फ्लडेड ही होना चाहिए, यानी कि पानी उसमें भरा ही रहना चाहिए आपका, जब तक पौधा बन के निकलता है, उभरता है। मगर इसमें क्या है, सिर्फ एक बार करना होता है, उसके बाद जब वो सोख लेता है, पानी पूरा हो जाता है, तब आप उसे भीगी हुई मिट्टी के अंदर या थोड़ी सूखी हुई मिट्टी के अंदर उसको, बीज को अंदर घुसा सकते हो, 1 से 1.5 सेंटीमीटर की गहराई तक, ठीक है। अब ये जो डायरेक्ट सीडेड राइस है, जो टेक्निक है, इसका दूसरा नाम है ब्रॉडकास्टिंग सीड टेक्निक, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग सीड टेक्निक, इसमें ब्रॉडकास्टिंग सीड टेक्निक में जैसे कि आपकी हैप्पी सीडर मशीन आती है, उसके थ्रू आप सीड को ब्रॉडकास्ट करते हो। ब्रॉडकास्ट का मतलब एक तरह से फैलाते हो उसके अंदर। तो यहाँ पे एक चीज इसमें आपको नोट करने की जरूरत है कि इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका अर्थ का लेवल है ना, यानी कि आपके खेत का लेवल है, मिट्टी का लेवल, वो टेढ़ा मेढ़ा ऊंचा नीचा नहीं हो सकता, क्योंकि खेत तो ऐसा नहीं ना एकदम प्लेन होगा, बराबर होगा, लेवल होगा, एकदम हॉरिजॉन्टल होगा, वो ऊंचा नीचा रहता है। मगर इस मेथड में आपका खेत का लेवल लगभग सेम होना चाहिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए, एक प्लेन होना चाहिए, लैंड जो है आपके लेवल में होनी चाहिए। अब ये लेवल में क्यों होनी चाहिए, लेवल में इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर आपने उसे लेवल में नहीं रखा, मान लीजिए यहाँ पे ऊंचा है, यहाँ पे नीचा है, और जो आपकी मशीन है, वो आपकी मशीन इसमें घुसाई, कहीं पे तो ज्यादा घुसा देगी, कहीं पे वो ऊपर ही। अब मशीन का जो इक्विपमेंट है, वो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर ही बाहर निकलता है। अब उसे उसको तो ये नहीं, मशीन को नहीं पता ना कि अर्थ का लेवल बराबर है, वो तो 1 सेंटीमीटर बाहर निकलेगा। वो यहाँ पे मान लीजिए मिट्टी नहीं है, और वो 1 सेंटीमीटर इससे भी नीचे है मिट्टी, तो वो तो यहीं पे ऊपर ही डाल देगा बीज को, कोटेड बीज को। तो और जो जहाँ पे ऊंचा है, मिट्टी का ऊंचाई है, वहां पे अंदर तक घुसा देगा। तो कहीं पे घुसेगा बीज अंदर तक, कहीं पे नहीं घुसेगा, ऊपर ही रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो हम अचीव करना चाहते हैं, हायर यील्ड अचीव करना चाहते हैं, और आपका पानी का यूज कम करना चाहते हैं, खरपतवार को कम करना चाहते हैं, कम टाइम लगे, जल्दी पैदा हो जाए, ठीक है, कम समय में पैदा हो जाए,
है, इस सब चीज को अचीव करना चाहते हैं, वो चीज अचीव नहीं हो पाएगी, इसलिए ये दिक्कत आती है। तो इसलिए ये लेवल का एक 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 बराबर लेवल खेत का होना जरूरी होता है, मतलब एक तरह से मस्ट कंडीशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यही बोला गया है कि ये वाटर सेविंग आपका मेथड है। ठीक है, यहाँ पे लेवल का बराबर होना जरूरी है। इसमें नर्सरी पहले बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको पहले सैपलिंग्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। आपको पहले पुराने मेथड में तो वो पौधे बोने होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला तो एडवांटेज है कि इसमें तो आपकी लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। देखो, जो पुराना मेथड है उसमें क्या है, पहले आप सैपलिंग्स लगाओगे, नर्सरी लगाओगे, नर्सरी आपकी उगेगी, तो नर्सरी में पानी भरोगे, नर्सरी लगाओगे, फिर उन्हें उखाड़ोगे, पौधों को उखाड़ के फिर उन्हें दूसरी जगह लगाओगे। तो इस पूरे टाइम में ना, इस पूरी प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम लगता है, लगभग 1 महीने का 30 दिन का टाइम लग जाता है। तो 30 दिन के लिए आपको बहुत सारी लेबर चाहिए होती है कि कंटिन्यूस वो काम करते रहे, अगर बड़ा भी फील्ड है या छोटे फील्ड है। मगर जब आपका टाइम कम है तो कम आदमी में भी ये काम हो जाता है। तो जब आपका यहाँ पे ये चीजें देखिए 7 से 10 दिन के अंदर हो जाती है, जो आपका ये आपका न्यू मेथड है, यानी कि डायरेक्ट सीड राइस जो मेथड है, टेक्निक है, न्यू मेथड में आपका 1 हफ्ते के अंदर ही काम हो जाता है। तो इसमें आपके आदमी की भी खपत कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेबर की कमी, कम लेबर अगर जिसके पास कम भी है तो उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे ये बोला गया है। ठीक है, आपका एवेन्यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, ये जो दूसरा पॉइंट है, एवेन्यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। अब देखो क्या है, जब आप पानी भरते हो, देखा होगा आपने बरसात में क्या होता है, जब आपका पानी कंटिन्यूस बरसात होती है तो जैसे सूखी हुई जमीन है तो उस पर पानी भरोगे तो कुछ टाइम तक बरसात होती रहेगी, उसका पानी नीचे धरती में जाता रहेगा, थोड़ा जाएगा, पानी सोख लेगी। मगर एक टाइम आएगा धरती का पानी जो है सोखने की कैपेसिटी कम हो जाती है। ऐसा नहीं कि धरती पानी नहीं पी रही, वो इसलिए नहीं पी रही है कि देखो, जो ऊपर की आपकी मान लीजिए अर्थ है, इतनी है अर्थ की मोटाई, और ऊपर की जो मिट्टी थी इतनी, मान लीजिए एक आपका ये 5 सेंटीमीटर की थिकनेस की जो मिट्टी थी वो तो आपकी सोख थी, इतने तक तो पानी जाता रहा। मगर एक टाइम ऐसा आएगा जो पानी के अंदर इम्प्योरिटीज है, हार्ड केमिकल्स है, हार्ड इम्प्योरिटीज है, बाइकार्बोनेट्स है, और ये कार्बोनेट्स होते हैं, वो यहाँ पे आके एक लेयर बना लेते, क्रस्ट बना लेते, वो जम जाती है। तो जब वो जम जाएगी ना, तो एक तरह से वो आपका वो क्रिएट करेंगे, फर्श की तरह काम करेंगे, इम्परिमेबल फ्लोर की तरह वो काम करते हैं। तो जो ऊपर नया वाटर आएगा, नया पानी आएगा, उसको नीचे आने ही नहीं देते, अर्थ के अंदर नीचे सीपेज होने ही नहीं देते। जब अर्थ के अंदर वो सीपेज नहीं होगा तो पानी ऊपर ही फ्लड की तरह वो भरा रहेगा। तो इसलिए क्या होगा कि इससे क्या होगा कि आपका अर्थ क्रस्ट से पानी का वाटर टेबल जो है वो कम रहता है। और जबकि इसमें क्या है, ये वाटर टेबल जो आपका नया मेथड है, इसमें वाटर टेबल आपका रिचार्ज होता रहता है। आपने पानी डाला, वो सारा कहाँ चला गया, नीचे चला गया। मगर जब इसमें क्या है, इसमें आप बहुत सारा पानी डालते हो, वो नीचे जाना बंद हो जाता है, इससे वाटर टेबल रिचार्ज नहीं हो पाती है। तो इसकी एक कमी ये है। ठीक है, दूसरी कमी, तीसरी कमी, कि इससे इंक्रीज जो यील्ड है वो कम मिलती है। इसके कम नए वाले मेथड की कंपैरिजन में पुराने वाले मेथड से जो यील्ड है वो कम मिलती है। ठीक है, तो अब नए वाले मेथड में यील्ड क्या है, 1 से 2 क्विंटल पर एकड़ आपकी ज्यादा यील्ड मिलती है। ठीक है, इसमें यही बताया गया है। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं क्या है। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी कमियां भी है, इसकी कमियों के बारे में जान लेते हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर की, क्योंकि इसकी जो जब इसकी फसलें हम करते हैं, बोते हैं, वो राइस की फसल बोते हैं, तो या तो आपकी उस वक्त टाइम पे बारिश नहीं हो रही होती, क्योंकि पानी चाहिए होता है। एक बार तो आपको उसमें भरना पड़ेगा ना पानी खेत में, उसको मिट्टी को थोड़ा वेट बनाने के लिए, उसमें मॉइस्चर लाने के लिए। और यह टेम्परेचर गर्मी बहुत चल रही होती है, लू होती है, और आप जानते हो कि जो आपका वेस्ट यूपी है, यूपी का हिस्सा, दिल्ली का, और आपका ये क्या नाम हरियाणा, पंजाब, ये वाले हिस्से में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो टेम्परेचर बहुत हाई पहुंच जाता है। ये टेम्परेचर आपकी गेहूं की खेती को इतना नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि हीट वेव चलती है, तो आपकी चावल की खेती उसको बर्दाश्त उतना नहीं कर पाती है, तो इसलिए आपकी खेती का डैमेज होने का खतरा बना रहता है। इसके लिए कौन सा टेम्परेचर सबसे सुटेबल है, जो आइडियल टेम्परेचर 42 से 43 डिग्री आपका सुटेबल होता है। ये टेम्परेचर आपका कुछ टाइम पहले होता है, मगर जिस टाइम हमें बोनी होती है वो टाइम बीत चुका होता है। ठीक है, तो ये एक किसानों की एक कंसर्न है। दूसरा है कि फार्मर्स, अब जब उन्हें वो गवर्नमेंट उन्हें जो आपकी फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे तो वो क्या नाम, ये जो है फील्ड जो है, मतलब उन्हें वो बोना नहीं होता, मतलब वो नहीं करनी होती, रोपाई नहीं करनी होती। तो यहाँ पे इस पॉइंट में लिखा भी हुआ है कि अनेबल टू सप्लाई अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द सोविंग सीजन ऑफ द डीएसआर। कहने का मतलब ये हुआ कि जब गवर्नमेंट को आपको फ्री बिजली या एक अनइंटरप्टेड
लिमिटेड बिजली, जिसमें बिजली का कट ना लगे, तब किसानों को चाहिए होती है तब सरकार नहीं देती है, जब किसानों को नहीं चाहिए होती है तब सरकार उन्हें प्रोवाइड करती है। इसलिए उसका मिसमैच हो जाता है यूटिलिटी का, तो किसान उसको पूरी तरह से यूज नहीं कर पाते, इसलिए उनका जो सोविंग सीजन है वो एक प्रभावित होता है। दूसरा है लैक ऑफ सपोर्ट ऑफ फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि गुड वैरायटी के आपके सीड्स वो नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं जिससे कि हाई यील्ड बन सके और वीड को वो एडजस्ट कर सके। कहने का मतलब वीड से उनके ऊपर इफेक्ट ना पड़े। तो यहाँ पर यही सब चीजें डिस्कस की गई है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब गवर्नेंस इशू भी है कि भाई अनइंटरप्टेड एक तो सप्लाई चाहिए होती है इलेक्ट्रिसिटी की, और ये मिड जून में शुरू करते हैं, जबकि इसका सही टाइम होता है मई का, शुरुआत के मई के दिन होते हैं, मई की शुरुआत और जून का आधा पार्ट। ये आपका मई का, ये मान लीजिए पूरा महीना, और मिड जून तक का फर्स्ट हाफ ऑफ जून, ये सही टाइम होता है। जबकि गवर्नमेंट जो है उन्हें बिजली प्रोवाइड करती है आधे जून के बाद, तो वो तो सीजन तो निकल चुका होता है, तब क्या करेंगे उस बिजली का, उस लाइट का। ठीक है, दूसरे चैलेंजेस ये है कि कैनाल से पानी प्रोवाइड नहीं होता, बिजली की सप्लाई सही नहीं होती, तो इरिगेशन उनकी सही से नहीं हो पाती, खरपतवार इतना क्रिएट हो जाता है वहां पे, तो वो फसल को नुकसान पहुंचाता है, चूहे पैदा हो जाते हैं, वो उनकी जड़ों को खोखला कर देते हैं, खाली कर देते हैं, वो बिल बना लेते हैं अपना मिट्टी के अंदर, तो उनकी जड़ें कमजोर कर देता है फसल की। ठीक है, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, तो यही सब इसमें बोला गया है। इसके बेनिफिट्स थोड़े से और जान लेते हैं कि ये आसान होता है और बहुत जल्दी ये अपने बीज इसके क्या नाम अंकुरित हो जाते हैं, यानी कि इनका पौधा बन जाता है। ये वाटर का यूज इसमें कम होता है, और इसमें लेबर की भी खपत कम होती है। ये उस क्रॉप इंटेंसिफिकेशन जहाँ पे होता है, मान लो जहाँ पे आपका क्रॉप जगह कम है लगाने के लिए, उस जगह पे ये ज्यादा कारगर है ये मेथड। ठीक है, और ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ये आपका बेटर सॉइल की जो हेल्थ होती है, हेल्थ की पीएच वैल्यू को मेंटेन करती है, उसके न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी को, क्वांटिटी को मेंटेन करके रखती है अगर आप इस मेथड का यूज करोगे। ठीक है, और ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेस का भी एमिशन को ये बहुत हद तक कम कर देती है, कंट्रोल करती है, लगाम लगाती है। और ये बहुत अच्छा है क्योंकि यील्ड इसकी ज्यादा है, पुराने मेथड की कंपेरिजन में यील्ड ज्यादा है। तो ये इसके कुछ वो है। यहाँ पे आपको पिक्चर में मशीन दिख रही होगी, एपी सीडर मशीन इसको बोलते हैं, इससे इसकी रोपाई करते हैं बीजों की। ठीक है, अब एक क्वेश्चन भी आया था इसी के ऊपर 2020 में, इसमें पूछा गया था व्हाट इज और आर द एडवांटेज ऑफ द जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर। जीरो टिलेज का मतलब है जहाँ पे खेती, जब देखो एक तो आपका होता है कि जब आपकी जुताई करते हैं, यानी कि प्लोइंग जिसे हम बोलते हैं, PLOUGHING, प्लोइंग जिसे हम बोलते हैं, कि खेत की जब जुताई करते हैं तो ऊपर की मिट्टी को आप वो बना देते हो जिसमें एयर जा सके। ठीक है, वो आपके हैरोइंग करके या मशीनों से वो करते हैं। जीरो टिलेज का मतलब जहाँ पे खुदाई ना करनी पड़े, हैरोइंग ना करनी पड़े, प्लोइंग ना करनी पड़े खेत की, आपका जो फील्ड है, आपका एग्रीकल्चर फील्ड है, उसकी जुताई ना करनी पड़े। उस खेत के लिए कौन सा आपका एग्रीकल्चर ऐसी बोए जो पॉसिबल है। तो पहले पॉइंट में बोला कि विदाउट द नीड ऑफ ए फॉर ए नर्सरी ऑफ द राइस सैपलिंग्स, डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ द पैडी सीड्स इन द वेट सोइल इज पॉसिबल। अभी तो हमने पढ़ा कि राइस की डायरेक्ट प्लांटिंग कर सकते हैं वेट सोइल में। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सोइल इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है कि CO2 जितनी का वो हो और उतने ही वो आप सोइल में एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, जिससे ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन कम हो सके, मीथेन का एमिशन कम हो सके। ठीक है, ये हो गया। सोइंग ऑफ द व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेजिड्यू ऑफ द प्रीवियस क्रॉप, बिल्कुल है, क्योंकि खरपतवार नहीं होगा, वीड्स क्रिएट नहीं होगी, वीड्स पे काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, तो उन्हें जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से तीनों पॉइंट सही हो जाते, तो हमारा पॉइंट कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 1, 2 एंड 3, यानी कि ऑप्शन डी सही है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला आर्टिकल हमारा पसमंडा कम्युनिटी कम्युनिटी के बारे में। देखिए पसमंडा कम्युनिटी अभी क्या है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है, इनकी कम्युनिटी का कुछ मतलब इनको ज्यादा न्यूज में वो लेके आए, तो इसलिए से इस वजह से ये क्या है न्यूज में आया। पसमंडा कम्युनिटी कौन होते हैं, यानी कि पसमंडा मुस्लिम्स कौन होते हैं, इस कम्युनिटी में ज्यादातर मुस्लिम्स लोग आते हैं, तो ये कौन है। ये तो पसमंडा पहले तो ये जान लेते हैं कौन सा क्या है, इसका मतलब क्या है। पसमंडा का मतलब है जो ये पर्शियन टर्म है, जिसका मतलब है जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया हो, जो सोशली और एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गए हो, पीछे छोड़ दिया गया, यानी कि दोज हु हैव फॉलन बिहाइंड, जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया, जो पीछे रह गए हो, हर तरह से पीछे रह गए हो, इकोनॉमिकली भी, जो किसी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कम संलिप्त है, कम जुड़े हुए हैं, एजुकेशन में भी जिन्हें हायर एजुकेशन ज्यादा मिल नहीं पाई, इवन आपकी प्राइमरी एजुकेशन भी ज्यादा अवेल नहीं कर पाए, और सोशली भी, यानी कि जिनका साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है उनकी कैटेगरी की वजह से, उनकी कास्ट की वजह से, उनकी कम्युनिटी की वजह से, उनकी रिलीजन की वजह से, तो वो भी सोशली
बैकवर्ड ये हो गए। तो यही सब इसमें बोला गया। अब मुस्लिम को दो कैटेगरी में डाल देंगे, तो शूद्र की जिसे बैकवर्ड बोलते हैं, दूसरा एंटी शूद्र जिसे दलित कास्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो पसमिंडा कम्युनिटी है, ये जनरली कहाँ पे मिलती है? आपके यूपी बिहार में मिलती है। हालांकि यूपी उसकी क्या नहीं, इंडिया के और भी कई पार्ट में मिलती है, मगर वहाँ पे कम मात्रा में, वो कम क्वांटिटी में, कम पॉपुलेशन में, मगर ज्यादा पॉपुलेशन जैसे आपकी यूपी बिहार में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्या है कि अपने आप में ये क्या कहते हैं कि हम सोशली ओप्रेस्ड कास्ट है। ठीक है, ये लोग ये मानते हैं, ये अपने आप को एक तरह से कम्युनिटी काउंट करते हैं और ये बोलते हैं कि हम सोशली ओप्रेस्ड कास्ट है। और ये बैकवर्ड दलित और मुस्लिम कम्युनिटी एक साथ आई है, इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया है और ये कहते हैं हम एक तरह से एक पसमंडा आइडेंटिटी है, यानी कि हम पसमंडा आइडेंटिटी है। ये सारे लोग, बैकवर्ड जो मुस्लिम थे, दलित जो मुस्लिम थे, ट्राइबल जो मुस्लिम थे, ये सारी कम्युनिटी एक प्लेटफॉर्म पे आकर बोल रही है कि हम पसमंडा कम्युनिटी है, पसमंडा मुस्लिम्स हैं। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए, अक्सर एक क्वेश्चन हर बार पूछ ही लिया जाता है कि कम्युनिटी का नाम दे दिया जाएगा किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, कंजर, कंजर का नाम सुना होगा। ठीक है, इन्हें रेनबी बोलते हैं, जुलाहे अंसारी बोला जाता है, धुनिया मंसूरी, कसाई कुरैशी होते हैं, फकीर अलवी होते हैं, हज्जाम सलमानी होते हैं, मेहतर हलाल खोर होते हैं, गवाला घोसी होते हैं, धोबी हावड़ी होते हैं, लोहार बढ़ई कौन होते हैं, सेफी होते हैं, मनियार सिद्दीकी होते हैं, दर्जी इदरीसी होते हैं, वन गुज्जर। ये इस तरह की कुछ कम्युनिटीज थी, कुछ आपकी कास्ट थी, जो कि इनमें पसमंडा कम्युनिटी में देखने को मिलती है मुस्लिमों में। ठीक है, अब और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इन्हें कौन कौन से इनकी प्रोटेक्शन के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए इन्हें, जो ये माइनॉरिटी है, इन्हें क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए, इनकी कल्चर को, इनकी इनके क्या नाम आपके जो स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है, उनको प्रिजर्व करने के लिए कौन कौन सी आर्टिकल प्रोवाइड किए? आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में यहाँ पे देखिए पिक्चर में ये बोला गया है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। अब यहाँ पे इंटरेस्ट सारे आ गए, या इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, या आपका सोशल इंटरेस्ट हो, या आपका या पढ़ाई से रिलेटेड हो, तो आपके लैंग्वेज से रिलेटेड हो, या आपके स्क्रिप्ट से, लिटरेचर से रिलेटेड हो, सारे इंटरेस्ट उसके इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसके इंटरेस्ट को ये सेव करते हैं। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपकी इस कम्युनिटी को, यानी कि माइनॉरिटीज को, जहाँ पे भी ये लोग माइनॉरिटीज में। तो यहाँ पे यही बोला गया, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, जिसकी एक अलग लैंग्वेज है, अलग स्क्रिप्ट या कल्चर है। ठीक है, और वो उसमें क्या अधिकार दिया गया, उन्हें अपना खुद का अधिकार है कि वो अपना, मतलब ये इन चीजों को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, उसे किसके अंदर, आर्टिकल के अंदर वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड, आर्टिकल 29 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जिन रिलीजियस माइनॉरिटीज को, जैसे कि जो ग्रांटेड आपकी इंस्टीट्यूशंस है, उनको भी इसमें आपकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड है। ठीक है, अब आर्टिकल 29(1) में क्या बोला गया कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ एनी इंडिया इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया is having distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। ठीक है, ये हो गया। दूसरे में ये बोला गया कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड ऑफ द स्टेट फंड्स और ग्राउंड ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली ऑन रिलीजन रेस कास्ट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इसमें ये बोला गया कि कोई भी सिटीजन है जो आपके किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है, जिसे कि आपका स्टेट से ये वो आपका फंड रिसीव होता है, तो उसमें किसी उसके साथ आपका रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा आर्टिकल है इनके जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में ये बताया गया कि इनके एजुकेशन हित को, माइनॉरिटी के एजुकेशन हितों को कंजर्व किया जाएगा। ठीक है, अब आपका एक है आर्टिकल 350 बी। इसे क्या है, सातवें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1956 में किया गया, उस आर्टिकल के अमेंडमेंट करने से इस आर्टिकल को इसमें ऐड किया गया। इसमें क्या किया गया, स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया गया, जिसका नाम था स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था। क्योंकि इस तरह का अगर कुछ होता है तो ऐसा स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करते, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, तो उसमें उसकी ड्यूटी ये बताई गई थी कि वो सारे मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करेगा जिसमें
इनके जो क्या नाम माइनॉरिटीज के जो लिंग्विस्ट माइनॉरिटीज है उनके अधिकार अगर कहीं वायलेट हो रहे हैं ऐसे केस को वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है। अगला अगला आर्टिकल हमारा जो है वो बैक्टीरिया बैक्टीरिया के बारे में है। तो ये इसका कंटेस्ट क्या है, देखिए जो आपका वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर है, जो क्या नाम इसके जो साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया है कि एडिस इजिप्टी जो मॉस्किटो है, जो आपका क्या नाम डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस, ये मलेरिया, ये सब फैलाता है, ये आपकी मादा मच्छर होती है। मादा मच्छर यानी कि फीमेल आपका मॉस्किटो होता है। इसकी ब्रीडिंग करा दी है किसके साथ, आपका जो मॉस्किटो होता है आपका ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया का वो मॉस्किटो होता है, कि जिसके अंदर बैक्टीरिया होता है वोल्बैकिया बैक्टीरिया। ठीक है। वोल्बैकिया बैक्टीरिया जो किसके अंदर होता है, जो ऑस्ट्रेलिया मच्छर होते हैं उसके अंदर, उस बैक्टीरिया के आपके साथ, उस मॉस्किटो की इसके साथ ब्रीडिंग करा दी है। इस ब्रीडिंग का फायदा ये होगा, ये बैक्टीरिया इनके अंदर जाके इनकी जो ये बीमारी पैदा करने की जो कैपेबिलिटी है इसको मार देगा, यानी कि इनकी अंडे देने की जो कैपेबिलिटी है उसको खत्म कर देगा। अंडे देने की कैपेबिलिटी को कम कर देगा, खत्म कर देगा, जिससे कि अंडे नहीं दे पाएंगे। अंडे नहीं दे पाएंगे तो ये ज्यादा पॉपुलेशन अपनी बढ़ा नहीं पाएंगे, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ा पाएंगे तो क्या होगा, इनसे बीमारियां पैदा नहीं होगी। ठीक है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं, जो ये बैक्टीरिया है क्या करता है, इनके जो वायरस है इसके बढ़ने को रोकता है। क्योंकि ये जो वायरस है आपका इनके अंदर जो अंडे, इनकी ब्रीडिंग हो जाएगी, उसके अंदर पहुंच जाएगा, एडिस इजिप्टी के अंदर पहुंच जाएगा, तो उनकी पॉपुलेशन पे लगाम लगाएगा। ये एक तरह की बग होती है, यानी कि छोटा आपका कीड़ा टाइप होता है, जो कि लगभग 60% इंसेक्ट जो आपके नेचुरली पाए जाते हैं इसके वोल्बैक बैक्टीरिया के जो मच्छर होता है। ठीक है। जो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो होता है ये भी एक तरह का बग है, मगर ये लो क्वांटिटी में पाया जाता है, जहाँ पे आपकी गंदगी होती है वहां पे आपका देखने को मिलता है। ठीक है। जो ये बैक्टीरिया है आपका क्या है, मैटरनल ट्रांसमिटेड होता है। मैटरनल ट्रांसमिटेड मतलब जो आपकी मदर से जो ऑफस्प्रिंग पैदा होती है, बच्चे पैदा होते हैं, उससे आपके दूसरे उसमें पॉपुलेशन में भी पैदा होता है, यानी इनसे इसकी पॉपुलेशन बढ़ती हुई चली जाती है। ठीक है। इस तरह से अपनी पॉपुलेशन को आपका मल्टीप्लाई करते जाता है, बढ़ा जाता है, जिससे कि बीमारियां बढ़ती जाती है। ये बैक्टीरिया आपके पिक्चर में दिखाया गया है। ये आपका अलग अलग वो दिखाया गया, तो आपका एडिस इजिप्टी दिखाया गया है, दूसरा आपका वोल्बैक बैक्टीरिया वाला मच्छर दिखाया गया है, इनकी यहाँ पे आपकी ब्रीडिंग करा दी। ठीक है। ये आपका आपका कौन सा हो गया, वोल्बैक बैक्टीरिया वाला मच्छर हो गया। दूसरा ये आपका एडिस इजिप्टी हो गया फीमेल। ठीक है। इनकी ब्रीडिंग कराने के बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, जो इन्होंने अंडे दिए आपके मर गए, यानी कि आपका हैचिंग नहीं कर पाए, इनसे पॉपुलेशन इनकी नहीं बढ़ पाई। तो दोस्तों ये था आज का हमारा डिस्कशन। इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।